थे, ठीक है। कोई डाउट है लास्ट क्लास का किसी को? बताओ, डाउट है? नहीं है, ठीक है। चलो आगे हम लोग शुरू करेंगे। लास्ट में हम लोग इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन डील किए थे। वो क्या फर्क बता रहे थे कि वाष्पन और क्वथन में क्या डिफरेंस बता रहे थे हम लोग। वाष्पन मतलब क्या हुआ बेसिकली, या इवेपोरेशन मतलब क्या हुआ? जल का जो है, जल या जो भी है लिक्विड का गैस में बनना, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, ठीक है, मतलब तुम्हारा क्वथनांक के नीचे। और ये जैसे जैसे टेम्परेचर यानी कि ताप बढ़ेगा वैसे वैसे ऑब्वियस सी बात है कि ताप बढ़ेगा मतलब गर्मी बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगा मतलब वाष्पन या इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। और आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी के ये अपोजिट चलेगा, क्योंकि आर्द्रता क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब कोई भी जो हवा है वो कितना पानी ले सकता है। तो पानी अगर ज्यादा ऑलरेडी है तो उसके लेने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। तो आर्द्रता अगर ज्यादा होगा इसीलिए वाष्पन या इवेपोरेशन कम होगा, मतलब ह्यूमिडिटी अगर एयर में ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। यहां तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है, ये दोनों लिख चुके थे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, वाष्पन के कारण शीतलन मींस कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। इंग्लिश में कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, हिंदी में वाष्पन के द्वारा शीतलन। ठीक है, इसको सबसे पहले एक एग्जांपल से समझाते हैं। वाष्पन के द्वारा शीतलन मींस कूलिंग बाय इवेपोरेशन, मतलब भाई वाष्पन करने से शीतलन कैसे पैदा करते हैं या इवेपोरेशन करने से कूलिंग कैसे होता है। तो अगर गांव वगैरह में अभी भी, पुराने जमाने में बहुत ज्यादा होता था, आज के टाइम पे बहुत कम दिखता है, लेकिन गांव वगैरह में अभी भी दिखता है कि पानी के लिए जनरली, मतलब पहले फ्रिज नहीं होता था तो कैसे पानी ठंडा करता था लोग, घड़ा में। तो घड़ा का जो प्रिंसिपल है, मतलब घड़ा किस आधार पर ठंडा करता है, वो यही है कि वाष्पन के द्वारा वो शीतलन करता है। फंडा ये है कि घड़ा में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मींस उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, एकदम बहुत टाइनी माइन्यूट होल्स होते हैं, जिससे पानी निकल के गिरता नहीं है, लेकिन बहुत माइन्यूट मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उससे क्या होता है कि पानी जो है उस पर लगा रहता है, बाहर के सरफेस पे आता रहता है। और बाहर के सरफेस पे क्या होता है, जब बाहर आएगा हल्का सा पानी तो वो क्या होगा, कपड़ा को जब बाहर डालते हो तो क्या होता है, वो उसका पानी सूख जाता है। यानी उसमें क्या होता है, वाष्पन होता है, क्वथन तो नहीं होता है ना। उसको अगर उस पे चढ़ा दें, अगर घड़ा को किस पे, आग पे चढ़ा दे और 100 डिग्री सी पे बॉयल करे, तब हम बोलेंगे कि इसका क्वथन हो रहा है, क्वथनांक पे। लेकिन ऐसे रूम टेम्परेचर पे जब घड़ा रखा रहता है तो उसमें से धीरे धीरे वाष्पन होते रहता है। तो वाष्पन होते रहता है मतलब इवेपोरेशन होते रहता है। तो जब इवेपोरेशन होते रहेगा उसके छोटे छोटे छिद्र से पानी का, तो जब पानी जो है गैस में बनेगा तो वो क्या करेगा, गैस में बनने के लिए उसको क्या चाहिए, पानी को गैस में बनने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। कैसा हीट चाहिए, गुप्त, गर्म नहीं, गुप्त ऊष्मा चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए, ठीक है। तो लेटेंट हीट वो लेके और वो गैस में बदल जाएगा। बात समझ रहे हो, वो गुप्त ऊष्मा लेगा तभी तो गैस में बदलेगा। कितना गुप्त ऊष्मा चाहिए, अगर जूल पर केजी में बोले तो 100, क्या बोल रहे हो, 80 था तुम्हारा, उसमें 80 कैलोरी पर ग्राम था, वो भी आइस को जब पानी में कर रहे थे। हम पानी को गैस में बोल रहे हैं, तो एक 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 एक, एक करके रुक जाओ, ऐसे नहीं समझ में। 22.5 इंटू 10 टू पावर 5, 22.5 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल पर केजी। हाँ समझ गए, जूल पर केजी। या अगर कैलोरी पर ग्राम में बात करें तो कितना, 540, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, 4 वैल्यू कल लिखवाए थे हम लोग। दो तुम्हारा पहले वाला वो बर्फ को पानी में बदलने वाला था, और बाद वाला दो जो वैल्यू था वो पानी को गैस में बदलने वाष्प में बदलने वाला था। तो पानी मतलब कोई भी लिक्विड को वाष्प पे बदलने वाला था, ठीक है। तो इतना वो ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा लेगा तभी वो वाष्प में बदलेगा। बात समझ रहे हो, घड़े के छिद्र से इवेपोरेशन जो हो रहा है तो पहले लेटेंट हीट ले रहा है तब ना वो गैस में बदल रहा है। तो लेटेंट हीट ले रहा है मतलब हीट तो ले रहा है, घड़े के अंदर से वो हीट ले रहा है, अंदर से बाहर से जहां से भी हीट तो ले रहा है ना, मतलब वो गर्मी ले रहा है। तो कोई भी चीज से हीट निकाल दो या ऊष्मा निकाल दो तो वो चीज क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लॉजिकल है। तो इसी लॉजिक पे घड़े का पानी इसीलिए ठंडा होता है। और जितना ज्यादा गर्मी हो,
हम लोग बचपन में सोचते थे यार गर्मी ज्यादा है तो और ज्यादा ठंडा कैसे हो रहा है, जितना ज्यादा गर्मी हो उतना ज्यादा ठंडा होता है घड़े का पानी, है ना। तो इसमें लिख लो, किसी पात्र में भरा द्रव, किसी पात्र में भरा द्रव, इंग्लिश वाले समझ में आ रहा है, ठीक है। किसी भी बॉडी में अगर लिक्विड भरा हुआ है तो कॉमा, तो वह उस पात्र से, तो वह उस पात्र से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यानी कि इवापोरेशन, और गुप्त ऊष्मा मीन्स लेटेंट हीट, ठीक है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा इंग्लिश में इवापोरेशन की लेटेंट हीट प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, फुल स्टॉप। ऊष्मा खोने के कारण, ऊष्मा खोने के कारण, खोना मतलब निकल जाना, भुला जाना, सब अंग्रेजी हो क्या, मतलब खोना किसको नहीं समझ में आ रहा है, खोना खोना पूछ रहा है यहां पे। ऊष्मा खोने के कारण वह पात्र ठंडा हो जाता है, वह पात्र ठंडा हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल यानी उदाहरण लिख लो, मिट्टी के बर्तन में पहला एग्जाम्पल लिखना, मिट्टी के बर्तन में जल का ठंडा होना, वाटर कूलिंग इन क्ले पॉट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला एग्जाम्पल। उसका पूरा डिटेल हम नहीं लिखवा रहे हैं, बात लॉजिक समझ में आ रहा है ना कि कैसे उसके छोटे छोटे छिद्र से उससे निकलता है, वाष्पन होता है। अगर क्वेश्चन उस तरह कैसे पूछा कि क्यों ठंडा करता है तो सिंपल वाष्पन के कारण ठंडा करता है, ठीक है। अंदर अब नहीं घुस रहे हैं कि वो छोटे छोटे छिद्र से, उतना डिटेल नहीं लिखवा रहे हैं, बेसिक समझ में आ रहा है ना कि वाष्पन हो रहा है तो भाई गुप्त ऊष्मा ले रहा है, गुप्त ऊष्मा ले रहा है मतलब उष्मा ले रहा है, उष्मा ले रहा है कोई भी चीज से अगर उष्मा यानी कि हीट लेंगे, अगर लेटेंट हीट ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं तो क्या होगा, किसी चीज से भी हीट निकालेंगे तो वो ठंडा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, सूती कपड़े, कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़े यानी कॉटन क्लॉथ के उत्तम, सॉरी सूती कपड़े जल के, वहां पे एक वर्ड छूट गया, जल के दुख बहुत ज्यादा हो जाता है ना, एक आध वर्ड छूट जाता है अगर लिखवा दे, पिच पिच दो चार आने लगता है, मतलब कॉपी गंदा हो गया, आज तो मेरा जिंदगी सफल नहीं रहा इतना पिच पिच आने लगता है ना कि एक वर्ड छूट गया, भाई वहां एरो डाल के लिख दो ना, इतना पिच पिचाने का क्या जरूरत है, ठीक है ऐसा लग रहा है लीवर किडनी मांग लिए चलो, सूती कपड़े जल के, नोट्स ऐसा बनाओ ना, किसी को बेचना नहीं होता, नोट्स ऐसा बनाओ, हम तो जब नोट्स बनाते थे अपना इस टाइप से बनाते हैं कि मतलब हमको समझ में आए, बेसिकली हमको समझ में आना चाहिए, अपना शॉर्ट फॉर्म में लिखो, साइड में कुछ कुछ अपना भी लिखो, अपना कुछ जैसे अभी हम बताए वो एग्जांपल में हम थोड़ा ही सा लिखवाए, थोड़ा सा अगर तुमको नहीं लिखना है तो ब्रैकेट में छोटे छिद्र या स्मॉल होल्स टाइप का कुछ लिख सकते हो ताकि तुमको बाद में याद रहे, ठीक है। टीचर जब पढ़ाता है तो बहुत सारी बातें ऐसे बोलता है कि बोलते बोलते बोल देता है जो नोट्स में नहीं लिख पाता है, तो वो छोटा छोटा करके अपने वर्ड्स में कुछ कुछ लिख सकते हो ताकि तुमको जो लग रहा है कि आगे हमको काम आए या हम आगे भूल जाएं, भूल सकते हैं, ठीक है। नोट्स को सुंदर बनाने का जरूरत नहीं है, उसका इफेक्टिव बनाने का जरूरत है, ठीक है। ये बेसिक है, मतलब सबको पता होगा, फिर भी हम बोल दे रहे हैं कि कई बार क्या होता है ना, खास मेरे सब्जेक्ट में तो हम ज्यादातर लिखवाए जाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है जेन्युइनली जहां नहीं ऑप्शन होता है कि एक एक बात लिखाया जाए, तो उसको छोटे छोटे वर्ड में, दो चार वर्ड में छोटा सा ब्रैकेट में लिख लो अपना, या कोई शॉर्ट फॉर्म बना के लिख लो, ठीक है।
चलो, सूती कपड़े जल के उत्तम अवशोषक होते हैं। हाँ, अवशोषक मतलब हो गया तुम्हारा सोख लेना कोई चीज को, अब एब्जॉर्ब करना। हाँ, सूती कपड़े जल के उत्तम अवशोषक होते हैं, यानी एब्जॉर्ब अच्छा करता है, ठीक है। और हमारे शरीर से निकले हुए, और हमारे शरीर से निकले हुए पसीने को अवशोषित कर लेते हैं, और हमारे शरीर से निकले हुए पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। फुल स्टॉप। अब भाई वो सूती कपड़े अवशोषित कर लिए, उसमें छोटे छोटे वही माइन्यूट होल्स है, तो क्या होगा यहां पे, उससे पसीने का क्या होगा, वाष्पन होगा या इवेपोरेशन होगा, जिससे हमको क्या कैसा फील होगा, शीतलन या कूलिंग इफेक्ट हमको फील होगा। इसीलिए बोलते हैं कि गर्मी के समय यानी ऋतु वर्ष में वो सूती कपड़े पहनो, ठीक है। और इससे क्वेश्चन भी आता है कि क्यों, मतलब गर्मी के समय सूती कपड़े पहनना क्यों आरामदेह होता है, या ड्यूरिंग समर सीजन व्हाई इट इज कंफर्टेबल टू वियर कॉटन क्लोथ्स। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्या लिखोगे, क्योंकि वहां पे कूलिंग इफेक्ट होता है ड्यू टू इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पन होता है और उसके कारण शीतलन होता है, ठीक है। तो इसमें लिखो, इस पसीने का वाष्पन, यहां तक लिख चुका है ना, हमारे शरीर से निकले हुए पसीने को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। इस पसीने का वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन, इस पसीने का वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लिखो, पंखा जो है हम लोग को ठंडा कैसे करता है, पंखा से ठंडा, ऐसे एयर सर्कुलेशन होता है उससे तो अच्छा फील होता है, लेकिन ठंडापन कैसे फील आता है पंखा से, पंखा से भी हल्का, जो हमारे शरीर पे पसीना होता है उसका जो वाष्पन का दर है उसको क्या करेगा, वो बढ़ा देगा ना, घटाएगा कि बढ़ाएगा। अगर मतलब हवा डालोगे कोई चीज पे, कपड़ा, नॉर्मल बात है ना, घर में भी कपड़ा पसारते हैं, मान लो बारिश का मौसम अभी चल रहा है तो घर में कपड़ा सुखाना पड़ता होगा जिसको, तो वो पंखा चला देते हैं तो बोलते हैं ना जल्दी सूख जाएगा, क्यों, क्योंकि जल्दी जल्दी उसमें से वाष्पन होने लगता है। तो जब वाष्पन होगा हमारे पसीने का जल्दी जल्दी हमारे बॉडी से, तो उसका क्या होगा, हमको क्या कैसा इफेक्टफुल होगा, शीतलन यानी कूलिंग इफेक्ट फील होगा। तो इसमें लिखो तीसरा एग्जांपल, पंखा हमारी त्वचा से निकलने वाले, और देखो क्वेश्चंस जो है ना इससे बहुत बनता है, ये जो एग्जांपल्स लिखा रहे हैं ना, हम बार बार बोले हैं कि उदाहरण से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। व्हाट इज वाष्पन या व्हाट इज इवेपोरेशन बहुत कम चांसेस है कि पूछे, ठीक है, नहीं पूछेगा बहुत कम, क्या ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू वाले एग्जाम में थोड़ी पूछेगा कि व्हाट इज इवेपोरेशन या वाष्पन क्या होता है, वो पूछेगा कि भाई ये एग्जांपल है इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, पंखा ठंडा क्यों कर रहा है, या डेजर्ट कूलर अभी लिखवाएंगे, कूलर जो है वो ठंडा क्यों करता है, ठीक है, गर्मी के समय नायलॉन कपड़ा क्यों कंफर्टेबल नहीं होता है, हम तो लिखवा दिया कॉटन क्यों कंफर्टेबल होता है, नायलॉन क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो कैप्चर कर लेता है, वो जो है पसीने को निकलने नहीं देता है बाहर बाहर। कॉटन क्लॉथ में क्या होता है, वो छोटे छोटे छिद्र से बाहर निकल जाता है और वो वाष्पित होने से उसमें शीतलन हो जाता है हम लोग को, ठीक है। तो इस टाइप से एग्जाम्पल बेस्ड जो डे टू डे लाइफ में तुम्हारा चल रहा है उससे क्वेश्चंस बनते हैं। पंखा हमारी त्वचा से निकलने वाले, क्या हुआ, पंखा हमारे त्वचा से निकलने वाले पसीने के वाष्पन की दर पसीने के वाष्पन की दर को बढ़ाता है,
जिससे हमें शीतलता होती है, जिससे हमें शीतलता होती है। ठीक है, कूलर देखे हो सब लोग, डेजर्ट कूलर, कूलर ये देखे हो सब लोग। उसमें क्या फंडा रहता है, उसमें नीचे में हम लोग पानी भरते हैं, ठीक है, नीचे में पानी भर देते हैं, उसमें पाइप ऐसे लगा, एक छोटा सा मोटर होता है, ठीक है, सिंपल मोटर लगा रहता है जो पानी के फ्लो को करता है, और पाइप लगा रहता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे बॉक्स रहता है, ठीक है, नीचे में यहां पे पानी भर देते हैं, यहां पे एक मोटर रहता है और उससे पाइप लगा रहता है। पाइप जो होता है वो चारों तरफ जो होता है ऐसे करके चारों कवर पे पानी गिराता है, और वो कवर किसका बना रहता है, पुआल का, जनरली हम देखें पुआल का बना रहता है, ठीक है, जिससे कि जल आसानी से बाहर वाष्पित होते रहे। कूलर देखे होगे तो नीचे में हम लोग पानी भरते हैं कूलर में, और उसमें एक मोटर रहता है जो पाइप से ऊपर भेजता है पानी को, और चारों साइड जो है कूलर का, जो तीनों, चारों नहीं तीनों साइड, एक साइड तो पंखा रहता है फ्रंट साइड में, दोनों साइड और पीछे वाला साइड जो है, तीनों साइड में वो पानी को सिंपली गिरा देता है, ठीक है, पानी गिरा देता है, वो पुआल का बना रहता है। वो पुआल का जब उससे पानी क्रॉस करता है तो वो क्या होगा, पानी वाष्पित होगा। गर्मी जब बहुत ज्यादा है तो पुआल से, जब पुआल के थ्रू जब पानी जब गुजर रहा है तो वो क्या होगा, पानी इवेपोरेट होगा, यानी वाष्पित होगा। जब वाष्पित होगा तो वो क्या करेगा, उसको शीतलन करेगा, मतलब कूलिंग करेगा। इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग करेगा, और उसी कूल एयर को जो है पंखा तुम तक भेजता है, इसीलिए तुमको ठंडा लगता है। ठीक है, एक चीज मार्क करना कि यही होगा तुम लोग, जब बहुत ज्यादा, कभी कभी नहीं होता उमस, हम लोग जो बोलते हैं अपने भाषा में, उमस जब बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब ह्यूमिडिटी या आर्द्रता एयर में जब बहुत ज्यादा हो जाता है, तब बोलते हैं कि कूलर भी नहीं काम कर रहा है। बोलते हैं ना कि अभी कूलर चला के कोई फायदा नहीं है। जो लोग कूलर यूज किए होगे, हॉस्टल पीजी में रहते होगे, वो लोग को पता होगा कि भाई हम लोग बोलते हैं कि जब बहुत ज्यादा, कुछ दिन ऐसा होता है जिस दिन बहुत ज्यादा नमी होता है, एयर में जो है आर्द्रता बहुत ज्यादा होता है या ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है, तो उस दिन बोलते हैं भाई कूलर का भी कोई फायदा नहीं है, एसी चाहिए, कूलर से कोई फायदा नहीं हो रहा है, लाइब्रेरी चलो। ठीक है ना तो इसीलिए लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं ना एसी बेस्ट रहता है। तो हाँ, पढ़ने के लिए भी, लेकिन कंफर्टेबली पढ़ने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, वहां जाके नाचेंगे थोड़े, पढ़ेंगे ही, मतलब कंफर्टेबली पढ़ तो घर पे भी सकते हो, ऑप्शन मतलब अगर जहां है, कई बार नहीं होता है, वो डिपेंड करता है जगह टू जगह पे। एनीवे हाँ, नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, वो होता है, सबके साथ होता है, अकेले नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत लोग का ये भी फंडा होता है, अकेले मन इधर उधर भागने लगता है मेरा, हाँ, वह चार लोग को देख के प्रेशर में, पीयर प्रेशर में पढ़ लेते हैं। बचपन से आदत है, सब कुछ पीयर प्रेशर में किए हैं, मतलब दोस्तों का वो है, दबाव है, पढ़ रहा है इसीलिए कर रहे हैं, तो वहां चार लोग को देखते हैं पढ़ते हुए, इसलिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ हाँ समझ गए, ठीक है। अब वापस टॉपिक पे आ जाओ। तो आर्द्रता, जब एयर में नमी ज्यादा होगा तो कूलर क्यों नहीं काम करता है उतना अच्छे से, क्योंकि इवेपोरेशन या वाष्पन कम होता है। अभी कल के क्लास में जो लास्ट टॉपिक हम पढ़े थे, उसमें क्या बोले थे कि एयर में अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अगर हवा में आर्द्रता ज्यादा है, उसमें इसका मतलब उसका पानी लेने का क्षमता कम है। कम है मतलब वो जो वाष्पन का इफेक्ट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाष्पन कम होगा मतलब वो कम गुप्त ऊष्मा लेगा, मतलब इवेपोरेशन अगर कम हो रहा है तो वो कम लेटेंट हीट लेगा। कम लेटेंट हीट यानी कम गुप्त ऊष्मा लेगा, तो वो कम ठंडा करेगा, कम शीतलन करेगा। इसीलिए कूलर उतना अच्छा शीतलन नहीं करता है अगर हवा में नमी ज्यादा है तो। ठीक है, और ऐसे नॉर्मल डेज में गर्मी में ज्यादा अच्छा सा कूलर काम करता है, क्योंकि ज्यादा वाष्पित होता है तो उससे ठंडा हो जाता है वो एरिया, और उसी ठंडा हवा को तुमको जो है पंखा तुम तक पहुंचाता है। ठीक है, चलो इसमें लिख लो, डेजर्ट रूम कूलर, डेजर्ट रूम कूलर, हाँ एग्जाम्पल में ही, डेजर्ट रूम कूलर में शीतलन जल के वाष्पन के कारण होता है।
डेजर्ट रूम कूलर में शीतलन जल के वाष्पन के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर यह पूछ लिया गर्मी के दिन में ज्यादा क्यों काम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गर्मी के दिन में ज्यादा वाष्पन ज्यादा होगा। ठीक है, ह्यूमिड जब नमी है उस समय कम क्यों काम करता है, क्योंकि वाष्पन जो है वो घट जाता है। ठीक है, इस टाइप से वेरिएशन आ सकता है, हो सकता है यही जो लिखवाए एग्जैक्ट वर्ड नहीं पूछे, ये पूछ ले कि ज्यादा गर्मी में कूलर इफेक्टिव क्यों है, या ठंडे के मौसम में कूलर इफेक्टिव नहीं है, तो वेरिएशंस कर सकते हो ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट हेडिंग डालो, न्यूटन के शीतलन के नियम। न्यूटन के शीतलन नियम, इंग्लिश में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब भाई न्यूटन है, सब चीज में दिए हैं, बाबा न्यूटन नहीं होते तो भाई आइंस्टाइन और न्यूटन नहीं होते तो फिजिक्स का तो जिंदगी बहुत आसान रहता, बाकी जिंदगी बहुत खराब रहता। फिजिक्स बहुत आसान लगता, लेकिन जो इतना कंफर्ट हम लोग लाइफ में देखते हैं वो आधा से ज्यादा कंफर्ट नहीं दिखता। ठीक है, न्यूटन के शीतलन नियम क्या कहता है कि मान लो कोई भी गर्म चीज है, ऐसे समझो कि मान लो घर में जब गर्म कुछ करते हैं, मान लो दूध गर्म करते हैं, ठीक है, डेगची में, वो डेगची को जो बाहर रखते हैं तो ठंडा होने में कितना समय लगता है उसको, ये किस चीज पर निर्भर करेगा। अच्छा, गर्मी के मौसम में वो जल्दी ठंडा होता है कि जाड़े के मौसम में जल्दी ठंडा होता है? जाड़े के मौसम में वो जल्दी ठंडा होता है, गर्मी के मौसम में वो कम जल्दी ठंडा होता है। रूम टेम्परेचर पे दोनों आ जाता है, ठंडा मतलब हमको बहुत ठंडा नहीं करना, हम बोल रहे हैं रूम टेम्परेचर पे आना, तो जाड़े के समय वो थोड़ा जल्दी आ जाता है और गर्मी के समय वो कम धीरे ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन का नियम यह कहता है कि कोई भी चीज जो है, कोई भी पिंड जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, वो हीट जो है, अपना ऊष्मा इस रेट से, इस दर से लॉस करता है कि जितना उसका डिफरेंस है अपने सराउंडिंग से। मतलब कोई भी पिंड या कोई भी ऑब्जेक्ट किस दर से अपना हीट को, अपने ऊष्मा को लॉस करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसके सराउंडिंग का क्या टेम्परेचर है। अगर उसका सराउंडिंग से ज्यादा डिफरेंस है तो वो ज्यादा रेट से करेगा, और सराउंडिंग से अगर उसका कम डिफरेंस है तो वो कम रेट से करेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर ये 40 डिग्री सी पे है और बाहर जो है 20 डिग्री सी हो रहा है, और ये 40 डिग्री सी पे है और बाहर अगर 0 डिग्री सी हो रहा है, तो दोनों के डिफरेंस कितना है? इसमें 40 का है और इसमें 20 का है, तो यहां ज्यादा है। ये जो डिफरेंस है, जैसे जब ज्यादा होगा तो इसका जो कूलिंग रेट है वो ज्यादा होगा। ये जब जैसे ही ये 20 पे आ जाएगा, ये घटते घटते जब 20 पे आ जाएगा और बाहर 0 है, तब डिफरेंस कितना हो गया? 20 का, यहां भी 20 का, मतलब दोनों का रेट क्या होगा? कूलिंग का दर, शीतलन का जो दर होगा वो सेम हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा उसका सराउंडिंग से जितना ज्यादा डिफरेंस है पिंड का, उतना ज्यादा वो फास्ट रेट से कूलिंग करेगा, उतनी तेज गति से वो उसका शीतलन होगा। ठीक है, इसको पहले लिख लो। न्यूटन के शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अनुसार किसी तप्त पिंड मीन्स हीटेड ऑब्जेक्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी तप्त पिंड मीन्स गर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, हीटेड ऑब्जेक्ट द्वारा ऊष्मा खोने की दर, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी तप्त पिंड, आधा प है, तप्त पिंड मीन्स हॉट ऑब्जेक्ट, पिंड, ठीक है, द्वारा ऊष्मा खोने की दर, द्वारा ऊष्मा खोने की दर उस पिंड के द्वारा ऊष्मा खोने की दर उस पिंड
तथा उसके परिवेश, तथा उसके परिवेश, परिवेश मीन्स इंग्लिश में लिखना सराउंडिंग्स, परिवेश मतलब सराउंडिंग्स के ताप अधिकाय के, इंग्लिश वाले रुक जाना, हम लिखवा देंगे इंग्लिश में, के ताप अधिकाय के, बहुत सारे वर्ड्स आ रहा है जो नहीं समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, हम बता दे रहे हैं, इंग्लिश वालों को अलग से लिखवा दे रहे हैं, पहले लिख लो हिंदी में। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी तप्त पिंड द्वारा ऊष्मा खोने की दर उस पिंड तथा उसके परिवेश के ताप अधिकाय के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ताप अधिकाय के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, पेशेंस रखो, बताएंगे, जब बोल दिए इंग्लिश में बताएंगे तो बताएंगे ना, ठीक है, मतलब सर इंग्लिश बताइए ना, अभी जस्ट 12th क्रॉस करके आए हो क्या? अच्छा, इसीलिए थोड़ा सा वो, थोड़ा ग्रेजुएशन होने के बाद थोड़ा सा वो आ जाता है, मैनर्स आ जाता है। ठीक, ग्रेजुएशन में वो बोलते हैं ना, वो बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता, हम तो बीटेक है भाई, हम लोग को तो ठोक ठाक के ग्रेजुएशन में थोड़ा, मतलब वो 12th वाला जो एटीट्यूड होता है ना, वो ग्रेजुएशन में सबका निकल जाता है। अब बीटेक में तो खासकर इंजीनियर लोग आई थिंक होंगे ना, इंजीनियर्स होंगे ना यहाँ पे, इंजीनियर नहीं हो कोई? अच्छा, इंजीनियर लोग को भी मतलब होता है, और भी कॉलेजेस में, हॉस्टल में जो लोग रहे वो लोग भी रिलेट कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, चलो इंग्लिश में लिखो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ हीट लॉस, द रेट ऑफ हीट लॉस is directly proportional, the rate of heat loss is directly proportional to the difference of temperature, to the difference of temperature between the object and its surrounding। ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखवा रहे हैं हम, between the object and its surrounding। बेसिकली क्या मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पिंड का जो ऊष्मा खोने का दर होता है, मींस हीट लॉस का जो रेट होता है, वो किस पे डिपेंड करेगा? इसका टेम्परेचर और इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर के डिफरेंस का। बात समझ में आ रहा है? जो ऑब्जेक्ट है और उसका सराउंडिंग जो है, उसके टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि इसका जो हीट लॉस का रेट क्या है। कोई भी पिंड का, कोई भी गर्म तप्त पिंड का जो हीट लॉस यानी कि उसका ऊष्मा खोने का दर जो है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उस पिंड का और उसके सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी कि उसके परिवेश के बीच का जो टेम्परेचर, तापमान डिफरेंस है, उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे इस एग्जांपल में हम लोग देखें, इस एग्जांपल में देखें कि जब पिंड का टेम्परेचर यानी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 40 डिग्री सी है एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सी है, मतलब उसके परिवेश का टेम्परेचर, तापमान जो है वो 20 डिग्री सी है, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 20 का। और दूसरे केस में जो है ऑब्जेक्ट का वही रखे हम, 40 डिग्री सी रखे, लेकिन जो परिवेश है, जो उसके सराउंडिंग है, उसका टेम्परेचर हम कितना रख दिए? 0 डिग्री सी। तो डिफरेंस क्या हो गया? 40। तो जहां ज्यादा डिफरेंस होगा वहां जो ऊष्मा खोने का दर है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इंग्लिश में समझ में आया ना कि रेट ऑफ हीट लॉस, किस दर से, किस रेट से जो हीट लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब ऑब्जेक्ट और टेम्परेचर डिफरेंस जो है, ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज्यादा होगा, तो वहां रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो अगर कम होगा, तो रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड इतना। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो। एक विशेष दिन, एक विशेष दिन बगल का हिल स्टेशन कोई बताओ। दार्जिलिंग है ना आसपास में, दार्जिलिंग में एक विशेष दिन दार्जिलिंग है ना अपने बगल में आसपास में, हिल स्टेशन जो है, पहाड़ पे जनरली क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो दार्जिलिंग में 24 डिग्री सी, दार्जिलिंग में हम टेम्परेचर बोल रहे हैं 24 डिग्री सी, और दरभंगा में पकड़ लो 48 डिग्री सी है, और दरभंगा में 48 डिग्री सी तापमान था। एक विशेष दिन दार्जिलिंग में 24 डिग्री सी और दरभंगा में 48 डिग्री सी तापमान था। फुल स्टॉप। सभी रूपों से समान धातु, मतलब बिल्कुल एक जैसा, सभी रूपों से समान धातु, बिल्कुल सिमिलर, मतलब दो प्यालों में पानी, सभी रूपों से समान धातु के दो प्यालों में पानी दार्जिलिंग में 71 डिग्री सी पे और दरभंगा में 95 डिग्री सी पे, सभी रूपों से समान धातु के दो प्यालों में पानी दार्जिलिंग में 71 डिग्री सी और दरभंगा में 95 डिग्री सी पर रखा गया। फुल स्टॉप। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों में से कौन सा प्याला, दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा, दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पे पहले पहुंचा। ठीक है, सबको सॉल्व करने दो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि भाई दार्जिलिंग में उस समय रूम टेम्परेचर जो कमरे का तापमान था वो 24 डिग्री सी था और दरभंगा में उस समय 48 डिग्री था। एक जैसा प्याला में पानी रखे, एकदम सेम प्याला में पानी रखे, दार्जिलिंग में 71 डिग्री सी पे रखे और दरभंगा में हम 95 डिग्री सी पे पानी को खौला के रख दिए। अब हम पूछ रहे हैं कि ये 95 से 48 और ये 71 से 24 में कितने समय में, किसमें ज्यादा समय में जाएगा या एक समय में जाएगा या किसमें कम समय में जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो क्या आंसर होगा, दार्जिलिंग में जल्दी ठंडा होगा कि दरभंगा में जल्दी ठंडा होगा कि दोनों में एक टाइम पे ठंडा होगा या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, यहां कॉर्नर से बताओ किस समय, किसमें ठंडा होगा जल्दी, दोनों में। तुम ही से पूछ रहे हैं, हाँ ग्रीन शर्ट। इसमें किसमें जल्दी ठंडा होगा, एक समय पे दोनों में ठंडा होगा। इधर यहां के गर्ल्स ग्रुप में से कोई बताओ, दोनों में एक टाइम पे क्यों ठंडा हो रहा है। सब लोग बोल रहे हैं दोनों में एक टाइम पे ठंडा हो रहा है, क्यों। यहां से, इधर से, इस मिड एरिया से बताओ। दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, मतलब तापमान का जो डिफरेंस है वो दोनों में सेम है। कितना डिग्री सी का डिफरेंस है, 47। जब 71 में से 24 घटाओगे तो 47 डिग्री सी आ रहा है और 95 में से जब 48 घटाओगी तो भी 47 डिग्री सी आ रहा है। मतलब अगर कूलिंग का जो दर है, अभी न्यूटन का लॉ पढ़े थे, कूलिंग का दर किस पे डिपेंड करता है, जो फाइनल टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है। जितना फाइनली तापमान जो है, कहीं ज्यादा ठंडा है कहीं कम ठंडा है, उस पर तो नहीं डिपेंड कर रहा है। मेरा बॉडी कितना पे गर्म है और जो वहां का तापमान है कितना है, उन दोनों के डिफरेंस पे, मतलब उन दोनों के
घटाव पे जो वैल्यू आ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। वो वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान का दर, सॉरी कूलिंग का दर जो है वो बढ़ेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस घटेगा वैसे वैसे कूलिंग का दर जो है वो घटेगा। तो यहां पे क्योंकि डिफरेंस दोनों में सेम है, भले यहां दिख रहा है कि 24 डिग्री सी है और यहां दिख रहा है 48 डिग्री सी है, लेकिन फिर भी दोनों में एक समय पे क्यों ठंडा हो रहा है? क्योंकि जिसको ठंडा होना है जो बॉडी और जो जितने पे जाना है, दोनों का जो डिफरेंस है वो दोनों केस में क्या है? सेम है। तो सेम है मतलब सेम टाइम लगेगा। एक और क्वेश्चन लिखो, एक गर्म पिंड एक गर्म पिंड 90 डिग्री सी से 75 डिग्री सी, एक गर्म पिंड 90 डिग्री सी से 75 डिग्री सी तक ठंडा होने में 25 सेकंड लगाता है। एक गर्म पिंड 90 डिग्री सी से 75 डिग्री सी तक ठंडा होने में 25 सेकंड लगाता है, कॉमा, फिर वह 75 डिग्री सी से 60 डिग्री सी, फिर वह 75 डिग्री सी से 60 डिग्री सी तक ठंडा होने में कितना समय लगाएगा? ठीक है, ऑप्शन है तुम्हारा 25 सेकंड, दूसरा है 25 सेकंड से कम, तीसरा है 25 सेकंड से अधिक, और चौथा है कुछ कहा नहीं जा सकता। 25 सेकंड, 25 सेकंड से अधिक, 25 सेकंड से कम, या उनमें से कुछ नहीं। चलो यहां से बहुत सारा आंसर आया 25 सेकंड। सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बॉडी 90 से 75 जब 25 सेकंड लगाया तो फर्दर वो 75 से 60 डिग्री सी में कितना टेम्परेचर, कितना समय लगाएगा? और कोई आंसर? 25 सेकंड से अधिक कौन बोल रहा है? हाथ खड़ा करो तो कौन बोल रहा है 25 सेकंड से? एक, अच्छा एक ही आदमी बोल रहा है 25 सेकंड से अधिक। अच्छा तो एक ही आदमी सही बोल रहा है। 25 सेकंड से एग्जैक्ट सेकंड बताना यहां पॉसिबल नहीं है, लेकिन 25 सेकंड से अधिक होगा। क्यों? इसका लॉजिक समझो। हम लोग क्या बोले थे कि कोई भी चीज जो वो ठंडा हो रहा है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? जो तापमान खो रहा है, कोई भी चीज में शीतलन जो हो रहा है उसमें जो ऊष्मा खो रहा है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो बॉडी और सराउंडिंग के डिफरेंस का। सराउंडिंग यानी परिवेश के, वो जो पिंड है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना गर्म है, और जो मेरा सराउंडिंग है यानी कि मेरा जो परिवेश है, उन दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। यहां सराउंडिंग मान लो एक्स टेम्परेचर है, ठीक है, एक्स डिग्री सी, यहां पे रूम टेम्परेचर दिया हुआ नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट 25 सेकंड, 15 सेकंड या 10 सेकंड निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अधिक हो जाएगा। वो 90 से जब 75 आ रहा था तो वो एक्चुअली 90 से 75 का 15 डिग्री सी का डिफरेंस नहीं देखना, वो 90 से रूम टेम्परेचर की तरफ आ रहा था एक्स डिग्री सी पे, जो डिफाइन नहीं है। बाद में वो 75 से वो एक्स डिग्री सी पे आ रहा था, तो 90 से ज्यादा है 75 या कम है? मतलब 90 माइनस एक्स ये ज्यादा होगा या 75 माइनस एक्स ज्यादा होगा? एक्स जब नीचे का बात है तो हमें हर केस में 90 माइनस एक्स जो है वो ज्यादा होगा। ये ज्यादा होगा मतलब इसमें कूलिंग जो है वो जल्दी होगा। तो जब इसमें 25 सेकंड लगा है तो अगला 15 डिग्री सी जाने में उसको 25 सेकंड से ज्यादा ही लगेगा। फिर से समझा रहे हैं, आराम से समझो। रूम टेम्परेचर हम बोल रहे हैं एक्स डिग्री सी, यहां पे डिफाइन नहीं, हम समझाने के लिए पहले तुमको हम लिख देते हैं यहां पे, ठीक है। रूम टेम्परेचर मान लो यहां पे हो गया 50 डिग्री सी, क्वेश्चन में अभी डिफाइन नहीं, अभी हम समझाने के लिए बता रहे हैं। रूम टेम्परेचर 50 डिग्री सी है मान लो, तो वो 90 से जब 75 तक गया 15 डिग्री से कूल हुआ, लेकिन उसको कूलिंग कितना वो डिफरेंस पे कर रहा था? 90 माइनस 50 के हिसाब से कर रहा था ना। भले 15 डिग्री से कम हुआ, लेकिन हम जो डिफरेंस देखते हैं, कूलिंग का दर देखते हैं, वो किससे देखते हैं? पिंड और परिवेश का जो डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो पहले केस में दोनों में डिफरेंस कितना है? 40 डिग्री सी का है। जब 75 से 60 गया तो 75 माइनस 50,
तो यहां कितना हो जाएगा 25 डिग्री सी। 40 ज्यादा होता है कि 25 ज्यादा होता है? तो जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो वहां कूलिंग का दर क्या हो जाएगा? जब दोनों के बीच सराउंडिंग और पिंड यानी ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग यानी परिवेश के बीच का जो तापमान का डिफरेंस है वो जब ज्यादा होगा तो रेट ऑफ कूलिंग, कूलिंग का जो दर है, शीतलन का जो दर है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा दर पे ये 25 सेकंड लगा रहा है तो कम दर पे ये क्या 25 सेकंड से ज्यादा ही समय लगाएगा। अब यहां पे एग्जैक्ट अगर 50 दिया होता तो कितना समय लगाएगा ये निकालना पॉसिबल था। यहां पे समय नहीं दिया इसलिए ये बोल सकते हैं कि वो 25 सेकंड से ज्यादा है। वहां पे 50 नहीं दिया है, रूम टेम्परेचर पे जा रहा है, कोई भी टेम्परेचर पे जा रहा है, तो मतलब ये 25 सेकंड से ज्यादा ही लगेगा। एग्जैक्ट कितना ज्यादा लगेगा वो निकालना यहां पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेम्परेचर कितने पे जाना है ये नहीं दिया हुआ है। लेकिन यह दिया हुआ है कि पहले 90 से 75 गया, फिर 75 से 60 गया, तो मतलब पहला जो है वो उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा रूम टेम्परेचर से वो क्या होगा? ज्यादा होगा पहले केस में। और जब 75 से 60 जा रहा है तो रूम टेम्परेचर से 75 से 60 का डिफरेंस क्या होगा? कम होगा। डिफरेंस कम होगा मतलब दर जो है वो कम हो जाएगा, दर कम होगा मतलब समय जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 25 सेकंड से ज्यादा। यही लॉजिक से किया था ना तुम भी? ठीक है, समझ रहे हो सबको? एक बार फिर से सोच लो, एक बार 2 सेकंड लगातार टीचर बोलता रहता है तो समझ में नहीं आता है। एक बार अपने माइंड में सोचो खुद से। किस पे? हाँ, क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है कि कितना क्षेत्रफल है। लेकिन यहां पे एक जैसा एक ही बॉडी को हम कूल कर रहे हैं, सेम बॉडी का बात कर रहे हैं। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ठंडे होने का दर ज्यादा होगा। इसीलिए ना चाय जब कप में रहता है वो कम जल्दी ठंडा होता है और उसको प्लेट में डाल दो जल्दी ठंडा होता है। जब हड़बड़ी में सुबह सुबह निकलती है ना, इसका क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि ठंडे होने का दर जो होता है वो हम लिखवाएंगे भी, वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जितने ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना जल्दी ठंडा होगा। इसका एक एग्जांपल डे टू डे लाइफ से, चाय या दूध जो भी सुबह में पीते होगे, हड़बड़ी में रहते होगे, 5 मिनट में कप में नहीं पिया जाता होगा तो प्लेट में ढाल के सुरुक सुरुक के पीते हो ना, ठीक है? अरे तुम नहीं पीते हो, घर पे कोई तो पीता होगा, कोई कहीं कोई को तो देखे होगे हड़बड़ी में चाय को कप में उसमें प्लेट में डालने से वो जल्दी ठंडा होता है। नहीं पीते हो कोई बात नहीं, घर जाके डाल के देख लेना गर्म पानी को, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पहले समझ में आया? पहले इस क्वेश्चन पे आओ। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको? एक बार फिर से सोच लो इस क्वेश्चन के बारे में। 90 से जब 75 गया और 75 से 16 गया, दोनों में डिफरेंस 15 ही डिग्री सी का है। लेकिन इस डिफरेंस से कूलिंग का दर डिफाइन होगा कितने पे पहले इतने पे गया फिर इतने पे गया, इस डिफरेंस से नहीं। किससे डिफाइन होगा? कि उसको एक्चुअल में फाइनल जो उसका रूम टेम्परेचर है उस पे कितने है और जो मेरा पिंड है उन दोनों के डिफरेंस पे डिफाइन होता है, ठीक है? ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो। नहीं, क्वेश्चन में नहीं, नीचे नोट करके लिख लो या जहां पे नियम लिखे थे वहां पे लिख लो। शीतलन तप्त पिंड के पृष्ठ की प्रकृति, मींस जो जिस चीज का बॉडी बना हुआ है उसका क्या प्रकृति है, उसका क्या फीचर्स है, उसका क्या ये है केमिस्ट्री है, उस पे और एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तप्त पिंड के पृष्ठ की शीतलन तप्त पिंड के पृष्ठ की प्रकृति, शीतलन तप्त पिंड के पृष्ठ की प्रकृति एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करती है मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी है उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसके अलावा उसके क्षेत्रफल यानी एरिया पे डिपेंड करता है। अगर ऑब्वियस सी बात है ज्यादा एरिया में फैला दोगे उसी बॉडी को तो वो जल्दी ठंडा होगा, और कम एरिया में उसको रखोगे तो वो, मान लो एक स्टील का बॉल है, ठीक है, और उसी स्टील को बॉल को चपटा कर दो, ठीक है, और दोनों को सेम टेम्परेचर पे गर्म करो तो जो चपटा वाला चीज है वो जल्दी ठंडा होगा क्योंकि उसका क्षेत्रफल हम बढ़ा दे रहे हैं, और बॉल जो कॉम्पैक्ट है वो धीरे ठंडा होगा, ठीक है? चलो ये सबको अच्छे से समझ में आ गया है ना? तो इस टाइप का न्यूमेरिकल जो भी होगा वो कर लोगे।
नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, लॉ ऑफ गैस या गैस के नियम। गैस के नियम या लॉ ऑफ गैस। ठीक है, लॉ ऑफ गैस के अकॉर्डिंग क्या होता है, V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। ये फॉर्मूला देखे होगे आई थिंक कहीं, ठीक है, केमिस्ट्री वगैरह में भी देखे होगे। V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, जहां T किस में होता है, T किस में होगा, टेम्परेचर जो है या तापमान जो है वो किस चेन में होगा, आयतन 1 डिवाइडेड बाई आयतन 2 इज इक्वल टू ताप 1 डिवाइडेड बाई ताप 2, जहां की ताप किस में होता है, डिग्री सी में, डिग्री एफ में या केल्विन में, केल्विन में होता है। ये चीज ही भूल जाता है लोग। ये जो है ये तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, लोग सबको कोई कर लेता है, लेकिन दिक्कत कहां होता है, आई थिंक 11 में या किस में पढ़े हैं ये, 12th में पढ़े हैं ना ये फॉर्मूला। हर बार इस क्वेश्चन में यही गलती करते थे हम लोग कि उसको केल्विन में डालना भूल जाते थे। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन लिख लो, अगर किसी गैस को, हाँ एक क्वेश्चन लिखो, ये नियम लिख लिए ना, V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 वेयर T इज इन केल्विन। हिंदी में पहले ये लिख लो, रुक जाओ, क्वेश्चन लिखने के पहले ये लिख लो, लॉ ऑफ गैस में या गैस के नियम में V1 V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, जहां T केल्विन में है, जहां T यानी ताप जो है वो केल्विन में। V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। V जो है वो आयतन हुआ, मींस V मींस आयतन हुआ और T मींस टेम्परेचर यानी ताप हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो, अगर किसी गैस को उसके आयतन के, उसके आयतन के आधा, उसके आयतन के आधा पर कर दिया जाए, अगर किसी गैस को उसके आयतन के आधा पर कर दिया जाए एट 27 डिग्री सी, 27 डिग्री सी पर, अगर किसी गैस को उसके आयतन के आधा पर कर दिया जाए, कैसे, कंप्रेस करके उसको आधा पे कर दिया है, मान लो उसके आयतन के कितने टेम्परेचर पे, तापमान पे 27 डिग्री सी पे, तो किस तापमान पर, तो किस तापमान पर उसको गर्म करना चाहिए, तो किस तापमान पर उसको गर्म करना चाहिए ताकि वो, ताकि वो अपने असल आयतन पर आ जाए, ताकि वो अपने असल आयतन पर आ जाए। इंग्लिश वालों को भी समझ में आ रहा है, अगर गैस का वॉल्यूम जो है उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से उसको हाफ वॉल्यूम पे कर दिया जाए अगर 27 डिग्री सी पे, तो उसका वॉल्यूम, उसको कितना हीट करना पड़ेगा और ताकि वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम पे आ जाए। ठीक है, किसी गैस को उसके वॉल्यूम से आधा वॉल्यूम पे कंप्रेस करके कर दिए, कितने, 27 डिग्री सी टेम्परेचर पे, तो अब इसको कितना और हीट करें, कितना टेम्परेचर दें कि वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम पे रिटर्न कर जाए। जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे वैसे वैसे वो एक्सपैंड करेगा। ठीक है, तो कितना टेम्परेचर देना है, कितना टेम्परेचर और देना है उसको, तुम लोग बताओ ना, 600 बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, बस उसमें पूछ रहे हैं हम कितना टेम्परेचर उसको देना है। 600 केल्विन, ठीक है, सही है। और कोई आंसर, सही है 600 केल्विन।
कितना टेम्परेचर और देना नहीं, कितना टेम्परेचर पे हीट करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और बताओ डिग्री सी में आंसर बता देना है। सीधा -27। ठीक है, एक आंसर आया है 327 डिग्री सी, और किसी का कोई आंसर आ रहा है? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? फिर से हम क्वेश्चन एक बार बताते हैं। कह रहे हैं कि एक गैस है, उसका ओरिजिनल वॉल्यूम जो है, उसका असल आयतन जो है, मान लो जो भी है, मान लो V1 है, तो उसको दबा के जो है, उसको उसका आयतन जो है आधा कर दिए, मतलब V1/2 कर दिए, कितने पे? 27 डिग्री सी पे। तो ये टेम्परेचर और कितना टेम्परेचर इसको दे कि ये वापस से V1 पे आ जाए। क्वेश्चन है कि कोई गैस है, उसको अपने असल आयतन से आधा आयतन पे कर दिए दबा के। किसी गैस का जो वॉल्यूम है, उसको उसके आधा वॉल्यूम पे कर दिए दबा के, कितने टेम्परेचर पे? 27 डिग्री सी पे। तो उसको कितना टेम्परेचर दें, उसको कितना तापमान दें ताकि वो अपने वापस से अपने ओरिजिनल वॉल्यूम पे आ जाए, अपने असल आयतन पे फिर से आ जाए, यही क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं हो रहा है? सॉल्व हो रहा है या आगे सॉल्व करो, आराम से करो। एक स्टूडेंट का आया है 327 डिग्री सी, और आंसर बताओ। ऐसे अब हम बता देते हैं, वही आंसर सही है, उसका सही आंसर आया है। तो और किसी का 327 डिग्री सी तक नहीं पहुंचा पा रहे हो? आ गया, ठीक है। और पीछे किसी का? दो ही स्टूडेंट का अभी तक आंसर आया। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। करे ना, सब कोई ट्राई कर लिए? देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि V1/V2 = T1/T2, यही फॉर्मूला लगेगा। इसी के बाद बताएं तो ये तो लॉजिकल लग रहा है। पहला वॉल्यूम हम क्या बोले? पहला V1 क्या बोले कि एक आयतन मान लो, उसका ओरिजिनल वॉल्यूम V था, उसका जो असल आयतन था, जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, वो V था। तो उसको कितने पे कर दिए हम लोग? आधा पे कर दिया, मतलब V1 कितना हो जाएगा? V/2 हो जाएगा। और हमको कितना पे चाहिए? वो वापस से V पे चाहिए। यही बोले है ना कि एक गैस है, उसको अपने आधा आयतन पे कर दिए हैं, उसको वापस से अपने पूरे आयतन पे लाना है। पूरे पे लाना है मतलब V2 को जो है V चाहिए, और V1 कितना है? V/2। टेम्परेचर 1 कितना है? 27 डिग्री सी है, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? केल्विन में। तो मतलब +273, ये मतलब कितना हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा। और T2 जो है हमको निकालना है। यही तो क्वेश्चन है कि कितना तापमान दे, जैसे जैसे ताप देंगे वैसे वैसे वो गैस वापस से उसका आयतन बढ़ेगा ना। कोई भी चीज में तापमान बढ़ाते हैं, कोई भी चीज में जब ऊष्मा देते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है ना। किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो वो फैलता है ना। तो कितना और टेम्परेचर दें, उसमें कितना ताप दें कि वो फैल के वापस से वो कितना बन जाए? अपने असल वॉल्यूम पे, अपने असल आयतन पे, यानी कि वापस से वो V पे पहुंच जाए। फिर से, एक गैस है जो जिसका आयतन जो है वो V है, मान लो, ठीक है, कुछ भी है, एक एग्जांपल ले लिए कि V है, X है जो, मान लो। तो उसको जो है उसके आधे आयतन पे कर दिए, आधे आयतन कर दिए, मतलब वो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आयतन कितना हो जाएगा? V/2। किसी भी चीज को आधा करोगे तो कितना होता है? डिवाइडेड/2 करते हैं ना। तो उसका आयतन कितना हो गया? V/2। तो मतलब V1 हो गया V/2, उसका ओरिजिनल वैल्यू। उसका टेम्परेचर कितना दिए हुए थे, कितना तापमान पे था वो? 27 डिग्री सी। ये हो गया 27 डिग्री सी, जिसको हमको केल्विन में लिख दिए, 300 केल्विन। अब बोल रहा है कि उसको कितना ताप पे रखें, उसको कितना हीट दे, किसको कितना उष्मा दें, ताकि वो वापस से कितने पे आ जाए, उसका आयतन कितना हो जाए? वापस से पुराने आयतन के बराबर हो जाए। तो पुराना आयतन हम लोग कितना माने थे? उसका V माने थे। तो मतलब V2 हो गया V, और पूछ रहा है कितना ताप दे, मतलब ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इसी पे लगा देंगे V1/V2 = T1/T2। तो जहां पे सॉल्व करोगे तो T2 = 600 केल्विन आ जाएगा। जिसको अगर वो करोगे डिग्री सी में करोगे तो इसमें कितना लिखेंगे? 600 माइनस
600 माइनस कितना लिखेंगे अगर इसको डिग्री सेल्सियस में करना है तो? केल्विन से अगर सेंटीग्रेड या सेल्सियस डिग्री में करना है तो कितना माइनस करेंगे? 273। इसमें से 273 माइनस कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 327 डिग्री सी। ठीक है, समझ में आया कि फिर से बताएं? क्या नीचे वाला ये नहीं दिख रहा है? अच्छा, ये नहीं, कुछ नहीं सॉल्व किए हैं, ये v1 बाई टी ये लगा देंगे इस पे, तो तुम सॉल्व करो ना, अपने से सॉल्व करो ना। नीचे लिखना क्यों है तुमको? तुमको v1 पता है? v1 कितना हो गया? अभी हम रुक रहे हैं, 2 मिनट रुक रहे हैं, हड़बड़ाओ मत। v1 कितना हो गया लिखो, सॉल्व करो कॉपी में अपने। v1 इज इक्वल टू कितना हो गया? ओरिजिनल आयतन या असल आयतन, ओरिजिनल वॉल्यूम हम लोग कितना मान रहे हैं? v मान रहे हैं, तो v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v बाई 2, और v2 इज इक्वल टू v। t1 हो जाएगा तुम्हारा 27 प्लस 273, क्योंकि केल्विन में 300 केल्विन, और t2 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क जो निकालना है। अब फॉर्मूला लगा दो, v1 बाई v2 इज इक्वल टू t1 बाई t2, और उसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? t2 का वैल्यू आ जाएगा 600 केल्विन, जिसको अगर डिग्री सेल्सियस में लिखो तो उसमें माइनस 273 कर देंगे। ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्या चीज? ये सॉल्व नहीं हो रहा है। ये v1 इज इक्वल टू v बाई टू करो ना, v बाई टू डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू कितना है? 600। 600 हुआ ना, 600 केल्विन, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 600 बाई T2। ठीक है, यहां पे कितना कट जाएगा? ये v कट जाएगा 600, सॉरी 300 होगा ना, सॉरी सॉरी, ये 300 है ना, वही हम बोल रहे हैं, ये गलत क्यों हो रहा है? ये तो 300 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 300 केल्विन है T1, और यहाँ T2 है। ये v कट जाएगा, ये 300, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 300 इंटू 2 कितना हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू 600 हो जाएगा। निकल तो रहा है, सॉल्व तो रहा है, हो रहा है ना सॉल्व? ये कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो फिर से, एक बार फिर से बता दे क्या? फिर से हम बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो, हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई किसी गैस का जो आयतन है, वो मान लो कुछ भी है, जो भी है, उसको दबा के कितना पे कर दिया? उसके आधा पे कर दिए, 27 डिग्री सी टेम्परेचर पे। तो वो कितना टेम्परेचर दे, उसमें कितना ताप दे कि वो वापस से अपने असल आयतन पे वापस आ जाए। तो असल आयतन पे आना है, जो चीज आना है वो V2 हो गया, V2 इज इक्वल टू V हो गया, और उसको दबा के कर दिए थे आधा पे, तो मतलब V1 हो गया V बाई 2। टेम्परेचर T1 कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री सी। लेकिन हमको फॉर्मूला में किस में चाहिए था? हम अभी फॉर्मूला जब लिखवाए थे तो यहां T किस में लिखे थे? केल्विन में, T इज इन केल्विन ये लिखे थे ना, तो इसीलिए 27 डिग्री सी को हम केल्विन में डाल दिए, मतलब कितना हो जाएगा वो? 27 प्लस 273, तो हो जाएगा 300 केल्विन, और T2 हमको निकालना है। तो अब इसको बस सिंपली फॉर्मूला में पुट कर दो, v1 बाई v2 इज इक्वल टू t1 बाई t2, यहां से T2 निकल जाएगा, वो आएगा 600 केल्विन। और अगर डिग्री सी में दिया है तो 600 में से कितना माइनस कर देंगे? 273, तो इससे मेरा आ जाएगा वैल्यू डिग्री सी में। ठीक है, अब सबको क्लियर है? अभी भी डाउट है तो बता सकते हो कोई? चलो, नहीं समझ में आया क्या ये वाला बात, लॉ ऑफ गैस वाला? सॉल्व अपने से किया करो, इसलिए हम सॉल्व वाला नहीं भी दिख रहा था तो हम बोले कि अपने से कर लो। क्या होता है ना कि क्लास में जनरली टीचर सॉल्व कराते जाता है ना, सब चीज पढ़ लेते हैं, वहां जाके हम सिंपल मैथ्स में गड़बड़ा जाते हैं। ऐसा बहुत लोग के साथ हुआ होगा, मतलब एग्जाम में मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि भाई सब साइन कॉस सब करता रहता था, वहां जाके दे साइने भूल गए साइन 60 वैल्यू भूल गए, मतलब कौन √3/2 था, कौन 1/√3 था, यही भूल गए। तो थोड़ा अपने से भी सॉल्व किया करना। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चंस करवाएंगे हम लोग अब। ठीक है,
क्वेश्चन लिखो, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सी तापक्रम के से 0 डिग्री सी 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सी तापक्रम से वाष्प में 0 डिग्री सी तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सी वाष्प वेपर। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सी तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सी तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 1 ग्राम आइस है, इंग्लिश में बता दे रहे हैं, 1 ग्राम आइस है, उसको 100 डिग्री सी वेपर तक ले जाने में कितना हमको कैलोरी उसमें हीट देना पड़ेगा? ठीक है, 620 एक आंसर आया। और बताओ, देखते हैं और आंसर आने दो ना पहले। क्वेश्चन सबको समझ में आया? भाई 0 डिग्री सी पे बर्फ है, वो 100 डिग्री सी पे स्टीम वेपर वाष्प में जाएगा, तो उसको कितना ऊष्मा लगेगा? 1 ग्राम का है तो कितना कैलोरी ऊष्मा लगेगा? ठीक है, सॉल्व कर रहे हो सब लोग? लेटेंट हीट एक हिंट दे रहे हैं, यहां पे गुप्त ऊष्मा का बात भी आएगा, लेटेंट हीट का बात आएगा, जो हम लोग आज सुबह में डिस्कस किए थे, पिछले क्लास में भी बताए थे। करो सॉल्व, आंसर बताओ। 620 आया है कुछ लोग का, जो आंसर गलत है, ठीक है, और आंसर बताओ। ठीक है, 720 जो है आंसर सही है। चलो, एक चीज जो 620 वाले थे सही लाइन पे सोच रहे थे, वो बस वो मिस कर दिए कि 0 से 100 भी तो पहुंचाना है उसको। दोनों तुम गुप्त ऊष्मा तो लगा दिए, लेकिन 0 से 100 भी तो उसको पहुंचाओगे। हाँ, वो नहीं कैलकुलेट किए। हाँ, वही 100 नहीं किए, वो होता है, वही बोले ना, वो सॉल्व करने में वो फील हमको भी पता है ना, वो चीज हो जाता है। हम भी पहली बार सॉल्व किया ऐसा ही 620 ही निकाल के खुश हुए थे हम भी। ठीक है, ठीक है, और यही 4 ही 5 लोग सॉल्व कर रहे हैं, और बाकी लोग यहाँ पे गर्ल्स ग्रुप से एक भी आंसर नहीं आया। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत आ रहा है? पीछे से भी एक भी आंसर नहीं आ रहा है। भाई क्या बोल रहे हैं, उसको आराम से चलो डील करते हैं, हो गया बहुत देर टाइम दे दिए। 0 डिग्री सी आइस 1 ग्राम है, उसको 100 डिग्री सी वेपर बनाना है हमको, ठीक है, उसमें कितना कैलोरी में डालना है? अब 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री सी पानी 1 ग्राम बनाने के लिए कितना कैलोरी उसमें डालना है? 80 कैलोरी। यहां आ गया 80, ये 80 कैलोरी जब डाले तो ये कितना बन गया? 0 डिग्री सी का पानी बन गया। इसको 0 से 100 डिग्री सी का पानी करने के लिए फिर से 100 कैलोरी डालना पड़ेगा। 1 कैलोरी से 1 डिग्री सी बढ़ता है 1 ग्राम का, ठीक है, तो फिर से 100 कैलोरी डाले। अब ये 100 कैलोरी पे कितना हो गया? ये 100 डिग्री सी पे क्या बन गया? वाटर बन गया। लेकिन हमको क्या चाहिए? 100 डिग्री सी का वेपर चाहिए, वाष्प चाहिए ना। 100 डिग्री सी का पानी बना, 100 डिग्री सी का उसको वाष्प बनाने के लिए कितना ऊष्मा और डालना है उसमें? 540 कैलोरी। तो टोटल कितना हो गया? 80 प्लस 100 प्लस 540, 720 कैलोरी। सिंपल तो है, नहीं समझ में आया? ये कितना आसान था, ये क्यों नहीं सॉल्व कर रहे थे तुम लोग? 0 डिग्री 1 ग्राम है, पहले ही 1 ग्राम दे दिया, इंटू करने का कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। 1 ग्राम बर्फ है, 1 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सी पे है, उसको 1 ग्राम पानी बनाना है अगर 0 डिग्री सी पे, तो कितना उसमें ऊष्मा देंगे? गुप्त ऊष्मा देंगे उसमें 80 कैलोरी का,
80 कैलोरी का वो पानी 0 डिग्री सी का पानी बन गया, वो 80 कैलोरी उष्मा देने से। इसको 100 डिग्री सी का पानी बनाएंगे पहले, तो उसमें कितना 100 कैलोरी की उष्मा देंगे। और 100 डिग्री सी का पानी को 100 डिग्री सी का वेपर बनाना है, मतलब पानी से उसको वाष्प बनाना है 1 ग्राम को। तो 1 ग्राम वाष्प बनाने के लिए कितना था, 540 कैलोरी पर ग्राम लिखे थे। तो यहाँ 1 ही ग्राम है तो पर ग्राम हट ही गया, तो 540 यहां दे दिया कैलोरी। 80 + 100 + 540, यही तो आंसर हो गया। नहीं समझ में आ रहा है ये, लिख लो ये। तो ये आ गया, लेकिन ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा 620 कुछ गलत सॉल्व करते हम, वो एक्सेप्टेबल, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही सॉल्व नहीं किए हो तुम लोग। आधा से ज्यादा लोग बिल्कुल ही सॉल्व ही नहीं किए हो। कुछ गलत आंसर दो हमको चलेगा, 620 जो दिए वो अप्रिशिएटेड है, ठीक है, वो मिस्टेक है, नॉर्मल मिस्टेक है, वो ठीक है, चलता है उतना, लेकिन सॉल्व क्यों नहीं कर रहे थे ये। चलो एक क्वेश्चन तुम मुंह से ही बता दो, ये क्वेश्चन आई थिंक लिखवाने का जरूरत नहीं है। 100 डिग्री सी की वाष्प द्वारा उत्पन्न जल, 100 डिग्री सी का जो वाष्प है, वेपर है, उससे जो जलन होता है वो 100 डिग्री सी के पानी से अधिक होता है, क्यों। क्वेश्चन समझ में आया। 100 डिग्री सी का जो पानी है उससे ज्यादा जलन 100 डिग्री सी के वाष्प से होता है। दोनों 100 डिग्री सी पे, दोनों का तापमान जो है 100 डिग्री सी है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस है। और एक से वाष्प से है उससे ज्यादा जलन होता है, पानी से कम जलन होता है कंपैरेटिवली। दोनों में कंपेयर करेंगे, क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सी वाले वाष्प में क्या है, ज्यादा गुप्त ऊष्मा उसमें ज्यादा है। कितना गुप्त ऊष्मा ज्यादा है, 540, अगर 1 ग्राम का बात कर रहे हैं तो, ठीक है, इसीलिए उससे ज्यादा जलन होता है। एक और गुप्त ऊष्मा वाला ही करवाते हैं, रुको, हाँ एक गुप्त ऊष्मा का ही क्वेश्चन और करवाते हैं। गुप्त ऊष्मा वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है क्या तुम लोग को। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिखो, असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आता है ना तुम लोग को बहुत सारा, इसमें एसएससी में भी पूछता है असर्शन रीजनिंग, जिसमें एक कथन दे देगा और एक कारण देगा और पूछेगा उसके बाद कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का असली वो कारण है, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन का नहीं है, फिर उसमें से एक को गलत कर देगा बाकी 2 ऑप्शन में, कथन गलत है या कारण गलत है 2 ऑप्शन में। 4 होता है ना असर्शन रीजनिंग में, इंग्लिश में बता देते हैं। असर्शन रीजनिंग में पहला ऑप्शन होता है कि असर्शन एंड रीजनिंग आर बोथ ट्रू एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। दूसरा ऑप्शन होता है assertion and reasoning are both true but reasoning is not correct explanation of assertion। तीसरा होता है assertion is wrong reasoning is true। और चौथा होता है reasoning is wrong assertion is true। इस टाइप का ऑप्शन होता है, वैसा ही क्वेश्चन लिख पा रहे हैं। क्वेश्चन लिखो, कथन लिखो इसमें या assertion लिखो। बर्फ का टुकड़ा पेय को, पेय मीन्स पानी, बर्फ का टुकड़ा पेय को, पीने वाला चीज जो भी है, ठंडा बना देता है। पानी नहीं, जो भी पीने वाला चीज है उसको पेय बोलते हैं, ठीक है। जूस में भी तो डाल सकते हैं, इसीलिए हम ठीक किए उसको सेंटेंस को। पेय में जूस भी तो हो सकता है, जरूरी तो है पानी है, जूस में भी तो बर्फ डालेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट है। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, ये हो गया तुम्हारा कथन यानी कि असर्शन। नीचे दूसरा स्टेटमेंट लिखो, कारण यानी कि रीजन। बर्फ पिघलने के लिए, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, कॉमा जिससे पेय ठंडा हो जाता है, कॉमा जिससे पेय ठंडा हो जाता है। क्या होगा एबीसीडी में, कौन सा होगा एबीसीडी, क्या है समझ गए ना सब लोग। जो लोग एग्जाम शायद आज तक नहीं दिए होंगे वो लोग एबीसीडी नहीं समझे होंगे, तो एक बार हम उनको अच्छे से समझा देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तुम्हारा असर्शन रीजनिंग वाला, ध्यान से सुनना, जो लोग दिए उन लोग को पता है, जो लोग नहीं दिए उन लोग को बता दे रहे हैं।
कि एक कथन दिया रहेगा, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा कथन, और दूसरा स्टेटमेंट दिया रहेगा तुम्हारा कारण, यानी कि इंग्लिश में एक दिया रहेगा असर्शन और दूसरा दिया रहेगा रीजन। तो अब ऑप्शन ये बोलता है कि पहला ऑप्शन ये रहता है कि कथन और कारण दोनों सही है, मतलब दोनों में जो बात लिखा है दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन का ही है। मतलब जो कथन जो है एक लाइन दे दिया और उसका कारण दिया, मतलब इस ये जो भी बात है ये इसके कारण हो रहा है, ये बोलना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए बोलता है कि कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का ही है, मतलब जो कारण जो बताया गया कथन के बारे में वो कथन का ही कारण है, वो सही बात है। दूसरा ऑप्शन होता है कि कथन और कारण दोनों में जो बात लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन ये जो कारण है ये कथन का कारण नहीं है, मतलब ये जो लाइन है इसका कारण ये लाइन नहीं है, वो कारण कुछ और होगा। ये जो इवेंट हो रहा है, जो भी ये घटना हो रहा है, उसका कारण ये नहीं है। ऐसे दोनों अपने में बात सही है लेकिन ये कारण नहीं है। तो दूसरा बी होता है। तीसरा होता है कि एक को सही कर दिया दूसरे को गलत, और चौथा दूसरे को सही पहले को गलत। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कथन और कारण, असर्शन रीजनिंग वाला। इसमें सबसे ज्यादा हम लोग तब फंसते हैं जब दोनों सही होता है लेकिन कारण सही नहीं होता है। 90% कंफ्यूजन, अगर तुमको आ रहा है क्वेश्चन और हल्का डाउट है तो कंफ्यूजन यहां नहीं आता है कि कौन गलत कौन सही, दिख जाता है। मान लो दोनों सही दिख गया, अब उसके बाद ये सोचने में ज्यादा हेडेक लगता है कि उसमें आंसर ए होगा कि बी होगा। दोनों सही, दोनों लाइन सही, तो ए और बी दोनों ऑप्शन में। ए ऑप्शन में कि ये जो रीजन है यही इसी का रीजन है कि नहीं है, ये जो कारण है इसी स्टेटमेंट इसी कथन का है कि नहीं है, और बी है बोलता है कि दोनों सही है लेकिन इसका कारण नहीं है ये। इसी में कंफ्यूजन होता है। एग्जाम अगर दिए होगे तो इस ए और बी में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जब सी और डी वाला ऑप्शन रहता है तो राहत वाला रहता है, चलो यार ये तो गलत ही है, दिख गया, अब कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो जनरली इसीलिए लोग एग्जाम में ए और बी वाले ऑप्शंस भी बहुत देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन समझ में है ना कि बर्फ जो है पानी को कैसे ठंडा करता है? पानी या पेय लिखा हुआ है, मतलब पानी के बजाय कुछ भी हो सकता है ना, जूस को भी तो ठंडा कर सकता है, जरूरी थोड़े पानी को ठंडा करे, और भी बहुत चीजों को ठंडा कर सकता है जो यहां बैन है। तो ठंडा तो जब वो उसको बर्फ डालते हैं तो वो ठंडा कैसे करता है? वो उसमें से गुप्त ऊष्मा लेके वो पानी में बदलता है, तो उससे जो आसपास की चीजें उसको वो ठंडा करता है। बहुत लड़का लोग खुश हो रहा है, लगता है सर नेपाल जाना पड़ेगा बर्फ ठंडा करवाने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है, जो एक फैक्ट की तरह लिख लेना, इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखवा रहे हैं। स्वचालित इंजनों हेतु बेसिकली इंजन जो है उसके बारे में बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित इंजनों हेतु, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर एंटीफ्रीज हिमरोधी मींस मींस क्या हुआ? हिमीकरण हम लोग बोले थे कि फ्रीजिंग इफेक्ट को हिमीकरण बोले थे, और हिमरोधी किसी का अपोजिट है, तो एंटी फ्रीज, इंग्लिश वाले एंटी फ्रीज। अरे बता रहे हैं, रुको, ये इसका एग्जांपल भी बताएंगे कि रियल लाइफ में कहां होता है, के तौर पर प्रयुक्त होता है, के तौर पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? मतलब क्या हुआ कि जो इंजन होता है वो जो चलता रहता है, जो हाँ जो पूछने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इंजन जो होता है वो क्या होता है, वो चलते रहेगा, वो ठंडा होकर बंद क्यों नहीं हो जाता? उसमें कुछ एंटी फ्रीज डालेंगे तब ना वो ठंडे प्रदेश में, खासकर मान लो रशिया, अलास्का पकड़ लो, यूएस का अलास्का हम लोग देखे ना जो बहुत ठंडा होता है, या रशिया का एक जगह है ना जहां -40,
साइबेरिया। और एक का बहुत अच्छा वाई से कोई जगह है नाम, यूट्यूब पे बड़ा अच्छा, यूट्यूब पे उसका ठंडा जगह का वीडियो आता रहता है कि हम लोग यहाँ कैसे कपड़ा खींचते हैं, हम लोग कैसे यहाँ पे वो कर, वाई से कुछ जगह का नाम है, जो भी है। मेरा कहने का मतलब बहुत ठंडे जगह में जो होता है, वो जो होता है पेट्रोल वगैरह जो होता है इंजन में, जो भी चीज होता है, जो भी चीज से वो चल रहा है, वो जम क्यों नहीं जाता है? नॉर्मल जो है माइनस में अगर टेम्परेचर है तो पानी क्या होता है? जम जाता है। उसी तरीके से पेट्रोल डीजल जिससे भी इंजन चल रहा है, वो चीज क्यों नहीं वो जमे नहीं, उसके लिए उसमें कुछ मिलाया जाता है, उसमें एक एंटी फ्रीज यानी कि हिमरोधी मिलाया जाता है। वो क्या होता है, यही क्वेश्चन है। कोई बता सकता है? वेरी गुड। पीछे से भी कोई बोल रहा था क्या? वेरी गुड, एथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल, सॉरी इथाइलिन, एथिलीन ग्लाइकोल। आंसर इसका लिख लो, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, ये सब फैक्चुअल लिखा रहे हैं, जो क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है ये। ठीक है, इस टाइप के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखवा देते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन, ये कोई कॉन्सेप्ट से नहीं बन सकता है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो या तो तुमको आता है या नहीं आता है, सिंपल है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट लगा के दिमाग लगा के नहीं सॉल्व कर सकते हो। ये चीज फैक्चुअल चीज हो, या पता है या नहीं पता है, तो इसीलिए कुछ फैक्चुअल चीजें भी लिखवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट इंग्लिश में, हाँ अगला, थर्मोस्टैट हिंदी में भी लिख दें, रुक जाओ। थर्मो से लिखा है, हमको भी देखना पड़ता है हिंदी। बोले तो मेरा नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश वाला हम अपने से लिख सकते हैं। थर्मोस्टैट। ठीक है, थर्मोस्टैट वह यंत्र है जो, थर्मोस्टैट वह यंत्र है जो क्या है, थर्मोस्टैट का क्या काम है? थर्मो और स्टैट दो वर्ड्स, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। वेरी गुड। देखो ऐसे क्वेश्चंस में इसको डिवाइड करो ना, वो संधि विच्छेद हिंदी में पढ़े होगे ना, थर्मो और स्टैट, दोनों को तोड़ दो, थर्मो और स्टैट। जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, एक बार कोशिश कर सकते हो, अगर निगेटिव मार्किंग वाला तो ज्यादा तुक्का मत मारना, लेकिन कोशिश करके इसका आंसर निकल सकता था। कैसे? इसको थर्मो और स्टैट दोनों को तोड़ो। थर्मो मीन्स क्या हुआ? कुछ भी हीट से रिलेटेड है, हीट टेम्परेचर उसी से रिलेटेड है ना, थर्मोमीटर, थर्मो बहुत जहां भी हम सुने वो टेम्परेचर से कुछ रिलेटेड है। और स्टैट मतलब क्या हुआ? स्टैटिक, कोई चीज को एक जैसा रखना। स्टैटिक मतलब क्या होता है? कोई चीज को एक जैसा रखना, उसको उसी अवस्था में रखना, उसी को स्टैटिक बोलते हैं। तो थर्मोस्टैट वैसा यंत्र है जो तुम्हारा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तापमान को मेंटेन करने के लिए लिखा जाता है। तो लिख लो इसमें, थर्मोस्टैट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, स्वनियंत्रित करता है। ठीक है, ये फैक्चुअल कुछ सिखा रहे हैं। अच्छा, हम तुम लोग को प्रेशर कुकर वाला नहीं करवाए ना, तुमको प्रेशर कुकर वाला भी करवाना है। बताए हैं हम प्रेशर कुकर वाला, पंडा उसका करवा, उसका भी लिखवा देंगे। प्रेशर कुकर वाला भी अभी देखे हम, प्रेशर कुकर वाला छूटा हुआ है। ठीक है, दो चीज तुम्हारा, प्रेशर कुकर वाला और एक, दो पॉइंट हम सोच के रखे हुए थे, हीट चैप्टर में करवाएंगे। एक प्रेशर कुकर वाला करवाना है और एक 4 डिग्री सी वाटर वाला करवाना है। उसका कुछ फंडा है कि क्यों क्वेश्चन जैसे आते हैं तुम्हारे कि क्यों जो होता है बर्फ
जो है जम जाता है। तालाब में जो है ऊपरी सतह पे बर्फ जम जाता है, जैसे डल झील है, हमेशा हम लोग सुनते हैं ना कश्मीर का, वो जम गया है, लेकिन उसके नीचे के जीव जंतु उसमें जिंदा रहते हैं। फिर भी बर्फ जमा हुआ है, तालाब जमा हुआ है, लेकिन नीचे जीव जंतु जिंदा कैसे रहते हैं? तो इसका भी एक क्वेश्चन, इसका भी टॉपिक है कुछ फ्रिज में। हाँ, क्या आप नहीं समझ रहे? फ्रिज में बर्फ जम जाता है तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? फ्रिज में बर्फ जो जम जाता है वो क्यों जमता है? अच्छा, ऊपर 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 जो, अच्छा वो जो ये छत वगैरह पे जो जम जाता है फ्रिज में, ये हमको एक बार देखना पड़ेगा ठीक से। मेरा लॉ हमको लग रहा है कि वो जो वहां का जो मॉइस्चर होता है उसको जमा के, और क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण मॉइस्चर जो होता है वो कोई सरफेस से चिपकता है, तो उसके कारण वो जमता है, जो हमको लॉजिक लग रहा है, लेकिन एक बार हम कंफर्म कर लेंगे उसको, ठीक है। एनीवे, हम दूसरा बात बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि लेक में जो है, तालाब में जो है बर्फ ऊपर जम जाता है, फिर भी नीचे जीव जंतु जिंदा रहता है। चलो एक दो क्वेश्चन और करवा लेते हैं, प्रेशर कुकर और ये सब वाला हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो लोग मान लो बीच से ज्वाइन किए थे ये क्लास, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा, तो नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक भी स्टार्ट होगा, तो उस हिसाब से अपना बंक मत मारना नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अभी 10 मिनट है, 10 मिनट बाद थोड़ा सा होल्ड कर लो, हम समझ रहे हैं थक गए होगे लगातार क्लास करते करते, 10 मिनट होल्ड कर लो। और ये कथन और कारण वाला लिखो, फिर से कथन लिखो। हाँ, क्वेश्चन लिखो। कथन, तांबे के एक टुकड़े को, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, एक ही तापमान पर गर्म किया गया, ठीक है। एक मेटल है तांबा और एक है तुम्हारा ग्लास, कांच, दोनों को एक ही टेम्परेचर, एक ही तापमान पे गर्म किया गया। तो पहले तुम लोग बताओ कि दोनों को टच करेंगे तो एक जैसा गर्म फील होगा, या एक में ज्यादा होगा एक में कम होगा? तांबे में ज्यादा होगा, उसमें कांच में कम होगा, तो ये लिख लो। उसके बाद स्पर्श करने पर, फुल स्टॉप के बाद उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा, तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े के की अपेक्षा, कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है, अधिक गर्म लगता है, फुल स्टॉप। ये हो गया तुम्हारा कथन यानी कि एसर्शन। नीचे लिखो कारण यानी कि रीजन। तांबे का घनत्व यानी कि डेंसिटी, इंग्लिश में तांबे का घनत्व यानी कि डेंसिटी कांच के घनत्व से अधिक होता है, कांच के घनत्व से अधिक होता है। एसर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, वही एबीसीडी में कौन सा होगा? ए। अच्छा, और बताओ। कुछ लोग बी बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ए कितने लोग बोल रहे हैं? सबको कुछ ही किसी ना किसी में हाथ उठाना है, तो सोच लो। बी कितने लोग बोल रहे हैं? और सी और डी? तो बाकी इतने इधर के इतने लोग क्या बोल रहे हैं और पीछे के इतने लोग? भाई क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करोगे अगर, तो फिर फायदा नहीं है।
बार बार बोल रहे हैं, नहीं समझ में आए पूछो, लेकिन क्लास में पार्टिसिपेट किया करो, जब कुछ पूछा जाए तो जवाब दियो। फिर से हम पूछ रहे हैं, ए मतलब क्या हुआ, सबको समझ में आ रहा है ना? ए मतलब हुआ कि कारण और एसर्शन जो है, मतलब कि तुम्हारा कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का ही है। और बी मतलब हुआ कि कारण और कथन दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन का नहीं है, यही है बी। और सी और डी में है कि कथन गलत है सी में, और डी में है कारण गलत है। ठीक है, तो अब फिर से पूछ रहे हैं, ए कितने लोग बोल रहे हो? ठीक है, और बी कितने लोग बोल रहे हो? ठीक है, बी जो लोग बोल रहे हो वो सही है, बी सही है। मतलब क्या हुआ कि दोनों सेंटेंस सही है। ये तो पहला सेंटेंस तो सबको पता है लॉजिक से, वो तो तुम ही लोग हमको बताए थे कि भाई कांच और तांबा को एक ही तापमान पे गर्म करेंगे तो कौन सा गर्म लगता है? तांबा। ये तो सबको पता है, तो ये सेंटेंस तो सही है। दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा था कि घनत्व जो है तांबा का कांच से ज्यादा है, वो तो दिख ही रहा है, डेंसिटी ज्यादा होता है, उतना में ही ज्यादा भारी रहेगा। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है घनत्व का? मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी तांबा का ज्यादा होता है, ये भी दिख रहा है, मतलब दोनों सही है। तो आंसर मेरा ए और बी में से ही होगा। अब वो जो गर्म जो ज्यादा होता है वो क्या घनत्व के कारण होता है या किसी और कारण से गर्म ज्यादा होता है? तो वो घनत्व के कारण गर्म ज्यादा नहीं होता है, वो ज्यादा अच्छा सुचालक है, यानी कि उसका कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छा है। इसीलिए कोई भी चीज ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा क्यों होगा? क्योंकि उसका वह सुचालक होता है। सुचालक वर्ड हम लोग करंट में पढ़े होंगे। ठीक है, करंट जब हम पढ़ाएंगे तो वहां सुचालक वर्ड बहुत आता है, लेकिन वो चीज हीट में, उष्मा में भी तो है। उष्मा में कोई चीज ज्यादा गर्म हो जाता है और कोई चीज कम गर्म होता है। जैसे यही लकड़ी है, यही लकड़ी है और एक लोहा है, दोनों पे सेम आग रखे 5 मिनट के लिए, लकड़ी अगर जलने वाला नहीं है तो जले के खाक हो जाएगा, मान लो जलने वाला नहीं है। ठीक है, और लोहा है, दोनों को 5 मिनट गर्म किया और हटा दिया आग, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोहा जो है वो ज्यादा गर्म होगा और लकड़ी कम गर्म होगा। इसमें घनत्व का कोई बात है क्या कि इसका घनत्व ज्यादा है इसका घनत्व? इसमें बात सिंपल है कि कोई चीज, कुछ वस्तु जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे सुचालक होते हैं और कुछ वस्तु जो है वो ज्यादा अच्छे सुचालक नहीं होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर बोलते हैं। तो लोहा जो है, जो तांबा जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और ग्लास जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे रीजन जो है वो गलत हो जाएगा। हम बार बार असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि यही हम चीज समझा रहे थे। अब समझ में आया? जो लोग ये क्वेश्चन नहीं समझे थे अब समझ में आया कि कैसे ए और बी में कंफ्यूजन होता है। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे ना कि ए और बी में कंफ्यूजन होता है ज्यादातर, सी और डी तो पता रहता है भाई कि नहीं है, अगर एक गलत है तो सीधा पता चल गया। दिक्कत वहां आता है जब दोनों सही है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है सर, छोड़ दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सेम ही चीज पे, सेम कॉन्सेप्ट पे था तो लिखवा दे रहे हैं। ठंडे के दिन में, ठंडे के दिन में लोहे के गुटके, और ये सब डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन है, तुम्हारी जिंदगी में जो ये सब घटनाएं होती रहती हैं उसका क्वेश्चन है। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए, को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटखा ठंडा लगता है क्योंकि, तो लोहे का गुटखा ठंडा लगता है क्योंकि। होता है ना, सुबह सुबह उठते हो तो कोई लोहा का चीज छुओ और लकड़ी का चीज छुओ, लोहा वाला एकदम कनकना देता है, बोलते हैं कनकनी छा गया एकदम। ठीक है, सुबह सुबह ये सब मत करवाओ हमसे, सुबह सुबह हम पानी नहीं छुएंगे, सुबह सुबह हम नल नहीं छुएंगे, होता है ना। ठीक है, ये सब सब जिंदगी का बात है। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, तुम्हारे आसपास की चीजों से। तो क्या रीजन होगा, जल्दी से बताओ कोई हमको। क्वेश्चन है, हाँ भाई अभी जस्ट जो बताएं, कंडक्टिविटी, तो लिख लो लकड़ी की तुलना में, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। सिंपल, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, मतलब कि वुड के कंपेयर में
जो आयरन है जो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। इंग्लिश में वुड के कंपेयर में आयरन मेरा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। तो इसीलिए वो ज्यादा अच्छा से कंडक्शन करता है, तो वो ज्यादा ठंडा करता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो इसलिए बंक मत मारना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नया टॉपिक शुरू होगा, देख के हम बताएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम करंट शुरू करेंगे, हाँ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलो थैंक यू। कोई डाउट है किसी को? अच्छा कोई पर्सनल डाउट है तो हम यही वेट कर रहे हैं, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है।